तो हमने एक पार्ट पढ़ लिया था इसमें पहले, जिसका नाम था नमक का दरोगा। तुम नहीं थे तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे उसको तो बाद में, है ना? ठीक है बेटा, गगन आ गई। तो आज पढ़ेंगे हम कृष्णाशोभती। कृष्णाशोभती क्या हो गया यार, जिनका कहानी है मियां नसीरुद्दीन। तुम्हारा फोटो आ रहा है इसमें। तुम्हारा फोटो कैसे आ रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ तुमको? दिखाई दे रहा हूँ बेटा? आवाज सुन रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, है ना? तो आज पढ़ेंगे हम कृष्णाशोभती। एक मिनट आया। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गगनदीप आ गई? गगनदीप को आवाज नहीं आ यस रही सर। मेरी? आवाज मिल रही बेटा गगन? यस सर। ओके बेटा। पूजा नहीं आए? पूजा मल्होत्रा वगैरह बहुत सारे लोग नहीं आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने उस दिन पढ़ लिया था बेटा नमक का दरोगा, और आज पढ़ेंगे हम कृष्णाशोभती। कृष्णाशोभती जिनकी कहानी है मियां नसीरुद्दीन, अर्थात एक इंटरव्यू है, एक प्रकार का है। और इंटरव्यू के अलावा क्या नाम से इसको कहेंगे हम, इनका हर्षस्पद एक वो है, किताब है, उससे लिया गया है। तो एक प्रकार का एक संस्मरण है, उसमें अच्छी कहानी है। एक मियाँ है, उनसे जाती है, मिलती है, और क्या नाम से उनका इंटरव्यू लेती है। तो वो पूरा इसमें दिया गया है ना। हम हस्मत नामक जो शीर्षक है उससे लिया गया है ना। कृष्णाशोभती जिनका जन्म 1925 में गुजरात में, पश्चिम जो पंजाब है आजकल, यहाँ पर, गुजरात अपना यहाँ नहीं, पहले जो था पाकिस्तान के अंदर, पश्चिम पाकिस्तान वर्तमान में जो है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनकी रचनाएं है जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, ए लड़की ये भी है, ए सरगम, ये उपन्यास है इनके, अच्छे उपन्यास है। जिंदगी नामा अच्छा उपन्यास है, दिलो दानिश है, ए लड़की, समय सरगम ये उपन्यास है इनका, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह बेटा, है ना। ये याद रखना है आपको, सारी चीजें याद रखनी है ना? पाठ के साथ साथ लेखक परिचय वो भी आपको याद रखना है। हम हस्मत के आलोक में, शब्दों के आलोक में एक शब्द चित्र संस्मरण है ना। इनको सम्मान भी मिला है, कुछ साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान मिला है इनको, और साहित्य अकादमी की महत्व सदस्यता भी आपको मिली है। इस प्रकार से आप कई प्राइज भी मिले हैं, आपको इनाम मिले हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णाशोभती की विशिष्ट पहचान है, अर्थात अपने काल में, अपने युग में आपका लेखन आपका बहुत बढ़िया रहा है, और लोग पढ़ते थे आपको, है ना। तो आपकी विशिष्ट पहचान भी रही है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। उनका मानना था कि कम लिखो, ऐसा नहीं ज्यादा लिखो, बहुत सारा लिखो, बहुत सारी किताबें लिखो, थोड़ा लिखो, कम लिखो, लेकिन अच्छा लिखो। जो भी लिख रहे हो अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो, ताकि लोग पढ़े उसको, और लोगों के दिलों पर, लोगों के मर्म पर, हृदय पर वो चीज हमेशा याद रहे, ऐसी चीज पढ़ो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नया नित नया पाठक वर्ग बनाया, अर्थात
जिस जमाने में लिखा करती थी ये। और उस समय एक अलग से पाठक वर्ग बन गया इनका, किताबों का लिखने वाला। देख पूछा, अरे भाई चलो कृष्ण सोबती की किताब आई क्या, तो रचना आई क्या, तो इस प्रकार से एक अपना एक वर्ग बन गया इनका। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। अर्थात चाहे कहानियां लिखी हो उन्होंने, चाहे उपन्यास लिखे हो, जो भी लिखा उन्होंने, उसमें आपकी लंबी क्या चौड़ी के नाम से वो लंबे दीर्घकालीन जो एक उपलब्धि रही है वो। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चित्र दिए हैं जिनमें अमर कहा जा सकता है। पात्र होता है ना, कोई भी रचना है उसके अंदर कोई पात्र होता है, वो पात्र अमर बन जाता है। जैसे मित्रों है, शाहनी है, हशमत है, ये ऐसे पात्र हैं जो लोगों के जवान पर, लोगों के दिल दिमाग पर, लोगों के मस्तिष्क पर बैठ गए हैं कि वो उसका रचना में पढ़ा, मित्रों, शाहनी और हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में काल रचनाएं लिखी है उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली किताब में रखा जा सकता है। प्रमुख नाम है आपका, जो बहुत से देश विभाजित हो गया, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, उससे पहले सब यहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के पात्रों के बारे में, वहाँ के क्या नाम से जो जीवन जीवन के बारे में लिखने वाले हैं, उनमें कृष्णा सोबती का अपना एक स्थान है। और बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल जो आप पात्र थे, सॉरी राइटर हैं अपने पंजाब के, इनका जन्म पंजाब में हुआ था, और उनकी क्या नाम से कहानी है झूठा सच। झूठा सच अच्छी एक उपन्यास है। मासूम रजा के आधा गांव, मासूम रजा नाम जानते हैं आप, खत्म हो गए हो, जिन्होंने महाभारत में क्या नाम से अपने संवाद लिखे थे। और एक पाठ है, पढ़ा हुआ 10th में आपने, मासूम रजा का। भीष्म साहनी के तमस्वी चित्र है, वो आया करता था क्या नाम से सीरियल टीवी के अंदर, तो बड़ा लंबा चला था तमस, बड़ी अच्छी कहानी थी उसके अंदर। भीष्म साहनी जो उसके राइटर थे उन्होंने लिखा था के साथ साथ साहबुद्दीन का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशेष प्रधान। अर्थात इन्हीं कड़ी में, इन्हीं उपन्यासों के साथ, इन्हीं रचनाओं में के साथ कृष्णा सोबती का जो लिखा है क्या नाम से पाठ, जिसका नाम है जिंदगी नामा, वो बड़ा अच्छा प्रसिद्ध रहा है, विशिष्ट उपलब्धि रही है उसमें ये। ठीक है। और संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत, अर्थात संस्मरण लिखते हैं ना, यादगार जो भी चीजें हैं, उसमें हम हशमत नामक एक किताब है इनकी। उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है, लिखती है तो हिंदुस्तान में थी, पाकिस्तान चले गई बाद में, भाषाओं का फर्क पड़ता है, यहाँ पर कौन सी भाषा है, फिर वहां जहाँ रहती है वहाँ अलग भाषा है, तो भाषा सीख लेते हैं और अपने लेखन में इनका प्रभाव आ जाता है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। अर्थात जो हम हिंदी लिखते हैं भाषा, उसमें उर्दू भी आती है और ऐसे कई शब्द जिसको बोलते हैं हिंदुस्तानी, प्रेमचंद ने नाम दिया था उसका हिंदुस्तानी भाषा, इसमें हिंदी उर्दू जैसे शब्द आते हैं और अच्छी लगती है भाषा, तो इस प्रकार से वो लिखा करती थी। संस्कृत निष्ठ भाषा जो शब्द तत्समता है, अर्थात संस्कृत के जो शब्द है उनकी जो तत्सम जो वास्तविक जो संस्कृत शब्द है उनका प्रयोग किया है। उर्दू का बांकपन, उर्दू की जो अच्छी भाषा है उसका प्रयोग किया है। पंजाबी की दिलन जिंदादरी वो भी लिखा आपने। ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। अर्थात ये सारी बातें उनकी रचनाएं जो हम पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगी, और भी रचनाएं आप उनकी पढ़ते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी, सब मौजूद है। पंजाबी भी मिलेगी आपको, उर्दू भी मिलेगी आपको, संस्कृत की जो तत्सम शब्द जो वाली भाषा वो भी आपको मिलेगी, और अपनी मानक हिंदी भी आपको इसमें मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। मियां नसीरुद्दीन एक पाठ है, बड़ा अच्छा पाठ है, बड़ा इंटरव्यू है। एक मियाँ जी है जो रोटी बनाते हैं, कई तरह की रोटियां बनाते हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया गया है इसके अंदर, सब चित्र खींचा गया मतलब ना, में हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया, जो इनका हम हशमत जो एक वो है उसे लिया है। इसको छोटा भाग हिस्सा है, पूरा नहीं है। तो इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सब चित्र खींचा गया है। अर्थात खानदानी, जिनका दादाजी, परदादाजी और जो भी परिवार चलता आ रहा है, वो क्या नाम से खानदानी रोटियां बनाने का काम करते हैं, कहाँ पर, राजाओं के यहाँ।
तो वो भी एक खानदानी है। अब राज तो चले गए, अब तो क्या नाम से राज के लोकमत आ गया, जनमत आ गया, पहले तो राजाओं के राज थे, सब उनकी चलती थी है। आज तो क्या नाम से लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र चला ही नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं अपना जो रोटियां बनाने का। तो उनके जो व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनमें क्या क्या रुचियां हैं, क्या काम कर लेते हैं वो, और उनका स्वभाव कैसा है, का सब चीज मतलब अच्छा है, उनको एक संस्मरण के रूप में खींचा है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। आज जो रोटी बनाते हैं, देखो हम कितनी अच्छी रोटी बनाते हैं, हमारे दादा परदादा अबू महाबापू क्या नाम भी है जितने भी थे, वो कितनी अच्छी रोटियां बनाते थे, वो सारी कला का ऑपरेशन सबके सामने करते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं। खानदान तो काम है ही, लेकिन उसमें भी कला भी है। अगर कला नहीं हो तो खानदान किस काम का, मतलब ये जो चीजें हो किस काम की। किसी खानदान में कोई काम चलता आ रहा है, कोई सीख नहीं पाए उसको, तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उस खानदानी जो पेशे में अपनी कला का विशेष जोड़ देते हैं, रह देते हैं, और करके सीखने को असली गुण मानते हैं। अर्थात कुछ करो, कुछ सीखो, ज्यादा अच्छी चीज है, ज्यादा अच्छे पारंगत होंगे, ज्यादा अच्छे उस चीज के अंदर आप निष्णांत होंगे, ये बात है बेटा। तो मियां नसीरुद्दीन पढ़ते हैं, और इनका कृष्ण शोभदी का परिचय था, तो ये परिचय आपने पढ़ा, याद रखना इनको, परिचय को, है ना। क्या लिखती है वो, कैसे लिखती है, कैसे एंट्री होता है। तो एक दिन घूमते घामते जाते हैं, और बहुत जो ठेठ जो ऐसा मठमेला जगह है, वहां जाते हैं, मटिया महल के अंदर। मटिया महल जगह है दिल्ली के अंदर, वहाँ क्या नाम से उनका मियां नसीरुद्दीन से परिचय होता है, और वहाँ वो उनसे इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ उनसे पूछताछ करते हैं रोटियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, आदि सब चित्र इसके अंदर खींचा गया है। ठीक है। तो साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ चलने गुजर जाते, तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहाओं के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। नान भाई होता है, जो रोटियां होती है नान, उसको नाम देते हैं नान भाई, नान बोला होती है नान भाई। तो वो रोटियां बनाने वाले हैं, और एक दिन वो घूमते घामते चले गए मटिया महल की तरफ, और वहां पर क्या नाम से उनका जो उनके बनाने वाले थे मियां नसीरुद्दीन, उनसे मुलाकात हो गई, और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज। तो उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, और उनकी बातों का, उनकी जो अच्छी बातें हैं उस अंदाज में उन्होंने पूरा आनंद लिया उसका। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के बगल में है, आड़े पड़े मटिया महल जगह है कि गड़ैया, अच्छा गड़ैया मोहल्ले के अंदर है वो जगह मटिया महल की, और निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख छिट के आवाज आ रही है, वहां पर आटा सना जा रहा है, आटा सन्ना, आटा को गूंथना, तो काम चल रहा है वहां पर, और आवाज आ रही पटापट रोटियां बनाने की और रोटियां के नाम से सेकने की। तो वहां पर वो रुक गए, देखा उन्होंने क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रुके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। सेवइयां होती है जिसे अपने वो बनाते हैं, क्या नाम से, लंबी लंबी निकलती है, सेवइयां बोलते हैं। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदान मियां नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। देखा कि क्या है, क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है। तो पता लगा कि वो जो नान भाई है, जो रोटी के उस्ताद है, रोटियां बनाने वाले हैं, तो उनके पास में खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, अर्थात जो मियां जी है मियां नसीरुद्दीन, वो फेमस है, किस लिए फेमस है, 56 तरह की रोटी बनाते हैं। नाम भी दिया कुछ रोटियों बाद में, पीछे इसमें पढ़ने में आएगा अपना। तो 56 तरह की रोटियां बनाते हैं, और रोटी रोटी होती है, रोटी सब तरह की होती है, और रोटी का अपनी अपनी रोटी का अपना अपना स्वाद है, अपना अपना जायका है, तो सब पसंद करते हैं। तो वो 56 तरह की रोटियां, 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है, फेमस है। सेवा जो नान भाई की जो गड़ैया मोहल्ला है, क्या ना वो, सॉरी, वहां पर सब आते जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया, लेखिका ने या लेखक ने अंदर देखा वहां, तो क्या पाया कि मियां चार पाए पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मियां क्या कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अनपढ़ है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, और बीड़ी का शौक है, तो बीड़ी पी रहे हैं वहां पर। बीड़ी कैसे पीते हैं सभी जानते हैं, तो देखते हैं वीडियो को।
मौसमों की मार से पका चेका। मौसम, रोटी का, एक तरफ धूप हो रही है, रोटी बनाई जा रही है, मौसम भी गर्मी का है, उसकी मार से जो उनका चेहरा पका हुआ हो गया। आंखों में काइयां, भोलापन, और आंखों में बड़ा काइयां, जो भोलापन चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी चेहरा है ना, पेशानी, उस पर जैसे कोई मजा हुआ है, कोई जानकार है, अच्छा, उस प्रकार के तेवर, इस प्रकार का उनका जो तरीका है वो उनके चेहरे पर दिखाई दिया। हमें ग्राहक समझ में आने नजर उठाए। बीड़ी पीते पीते जब हम पहुंचे वहां, तो पहुंचे तो हमारी ओर देखा, नजर उठाई है और कहा फरमाइए। फरमाइए मतलब बोलिए, क्या बात है। फरमाना, आदेश देना। फरमाना अर्ज करना, अर्ज करना मतलब अच्छों के लिए कहते हैं। फरमाना कोई जो अपने आप बोलता है। फरमाइए, बोलिए, क्या काम है ना। झिझक से कहा, हमने भी बोला झिझक से, डरते डरते, कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, कुछ एक बातें आपसे पूछनी, बात करनी है, आपको वक्त हो तो, आपके पास समय हो तो, है ना। मियां नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज मिस्री लाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है, क्या बात है, क्या है, किस चीज चक्कर में आया आप, ऐसी कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं। आप पत्रकार हैं या कोई और है, और को डर लगता है, पत्रकार को डर लगता है कि किस चक्कर में आया हम तो जो भी पूछेंगे बता देंगे, आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप है कौन। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, उसके साथ कहा आगे, बोले मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, अर्थात आप कोई अखबार वाले या कोई पत्रकार तो नहीं हो, जो पत्रकारिता, जो रोटियों के बारे में या कुछ हमारे पेशे के बारे में, हमारे रुचियों के बारे में जानकारी ले रहे हो। ये तो खोजों की खुरापात है, जैसे खोजी लोग होते हैं वो खुरापात कर लेते हैं, ढूंढते ढूंढते हमको आ गए यहाँ पर है, या आपको अखबार में देना होता है, लिखना होता है, मैटर चाहिए नया नया, तो इसलिए भी आप आ गए हो। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही नठल्ला समझते हैं। क्या बोलते हो कि अखबार जो बनाता है, अखबार जो चलाता है, अखबार लिखता है, या क्या नाम से समाचार पत्र है, नठल्ले है, बेकार लोग, कोई काम नहीं इनका, इधर का उधर, उधर का इधर है, यहाँ घूमे वहां घूमे, वह लिखा वो लिखा है, इस प्रकार से नठल्ले इधर काम करते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इसमें क्या काम, अर्थात जो काम करने वाला है, जो मेहनत करता है, जो क्या नाम से परिश्रम करता है, अपने काम में लगा रहता है, उसको इन अखबार वालों से क्या काम है। खैर, जब आप आई गए, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई आपने है? तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, अर्थात क्या सवाल है आपके, उन सवालों का जवाब हम देंगे। जब आई गए तो अपना काम कर लीजिए, और हम भी बैठे बैठे आपको कुछ बात बता देंगे, जो भी आप हमको आप पूछेंगे तो पूछिए आप क्या बात है। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। यही मुझे इतना पूछना था आपसे कि आपने जो रोटियां बनाई का जो इल्म, जो शिक्षा प्राप्त की है, जो तालीम आपने ली है, वो तालीम आपने कहाँ से प्राप्त की, तालीम ली है या अपना खानदानी जो है उससे थोड़ा सीखते आए हैं, किस प्रकार से आपने ये सीखा है, हासिल किया, प्राप्त किया अपना काम, जो भी आपके अंदर हुनर है, जो भी आप रोटियां बनाते हैं तरह तरह की है, हर कोई आदमी को बस की बात नहीं है ये तरह की इतने 56 प्रकार रोटी बना ले, लेकिन आपने जो 56 प्रकार की रोटियां बनाना सीखा है, इसकी शिक्षा आपने कहाँ से ली है, ये हमको पूछना था। मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए हैं, कंचे होते आंखें, वो घुमाई किसकी ओर, पत्रकार की ओर, फिर तरेर कर बोला, घुमा कर बोला, क्या मतलब, क्या कहते हैं आप, क्या क्या आपका कहने का मतलब क्या, पूछे साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, सब जानते हैं आप नगीना क्या होता है, नगीना जो बनाने वाले, आईना साज जो आंखों को बनाने वाले, और मीना, मीना जो मीनाकारी होती है ना, और उसको काम करने वाले, ये किसके पास जाएगा, या रफूगर, रंगरेज या तैली तमोली से सीखने जाएगा, अर्थात जो जहाँ है वो जो सीखता आ रहा है वही सीखेगा, अलग नहीं जाएगा सीखने, कहने का अर्थ ये है। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा धरा था, ये तो हमारा खानदानी, ये हमारे दादा परदादा सभी ये काम करते आ रहे हैं, हमने भी काम पकड़ लिया, वही काम सीख लिया, इसलिए हम कहीं सीखने नहीं गए, ये तो हमने घर से सीखा सारा, है ना। हाँ, इल्म की बात पूछिए, इल्म होता शिक्षा, हाँ, शिक्षा जो तालीम है उसकी बात पूछिए। तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, अर्थात वालिद, पिताजी, उस्ताद जो भी होते हैं ना, पिताजी
उनसे हमने सीखा है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है रोटियां बनाने का। पिताजी बना करते, पिताजी ने अपने पिताजी से पूछ जाना होगा, तो इस प्रकार से हमने सीखा है। मतलब ये है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे, अर्थात हमको यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है काम ढूंढने की, अगर आज किसी रोजगार की। हमने तो अपना जो रोजगार, अपना जो काम है, वो घर में ही, घर का जो काम था घर वाले करते थे, वही काम हमने अब अख्तियार कर लिया, वही पकड़ लिया हमने, है ना, वही अपना लिया है, इसलिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाप दादा का हुनर था, वही उनसे पाया। वालिद मरहूम के उग जाने पर आ बेटे उनके ठे पर, अर्थात जो बाप दादाओं का जो पैसा था, अपना जो काम था, उसी को संभाल लिया। पिताजी के जो स्वर्गवास होने के पश्चात, मरहूम होता है चले जाने के बाद, है क्या नाम से, हमने उसी को अपना लिया और वही काम हम कर रहे हैं। तो उन्हीं की थी, जो दुकान उनकी थी, जो काम उनका था, जो वो बैठा करते थे वहीं हम बैठ लिए और वो इसी काम को हमने संभाल लिया, उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके वालिद, वालिद का पिता, उर्दू में वालिद को बोलते हैं पिताजी, वालिद। मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, अर्थात वालिद का जैसे नाम लिया, थोड़ी देर के लिए उनकी जो आंखें हैं भट्टी की ओर चली गई, जो पिताजी वहीं बैठा करते थे, वहीं काम किया करते थे। लगा गहरी सोच में, कोई सोच कर रहे हैं, कोई कह रहा है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई बड़ैया वाले के नाम से, अर्थात उनका बड़ा लंबा नाम था वालिद का, पिताजी का क्या नाम था, वालिद यानी सॉरी मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, इतना लंबा नाम था उनका। ये वो रोटियां बनाने के में माहिर थे, फेमस थे, है ना। और उनके वालिद, उनके मतलब हमारे परदादा, दादा सॉरी दादा, उसको कहते पिताजी के पिताजी, दादा, वो बोलते हैं वालिद, यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन, जिनका नाम था, क्या नाम था, आला, आला था फेमस नानबाई रोटियां बनाने वाले, मियां कल्लन। कल्लन तो जो भी मुस्लिम जो समाज है उर्दू में का नाम है, उनके नाम है कल्लन। तो इस प्रकार से मेरे दादाजी का नाम था कल्लन। आप इन दोनों में से किसी किसी को भी कोई नसीहत याद हो? लेखक ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि आपने इनसे कोई अपनी जो कोई बात है, कोई शिक्षा है वो पाई है, जो आपको अभी तक याद हो, जरा बताएं उसके बारे में। पत्रकार आप जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, अंदर तक के प्रश्न पूछते हैं, छोटे प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई इनकी कोई नसीहत, कोई शिक्षा जो उन्होंने दी हो आपको, जब आप काम करते थे तो आपने सीखी हो, याद हो, बताए। उसमें मियाँ बोलते हैं नसीहत काहे की मियाँ, अर्थात क्या शिक्षा मियाँ, मतलब उनको लेखक को बोल रहे हैं, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, अर्थात शिक्षा शिक्षा से आती नहीं आती है, काम तो जो करेंगे हम तब काम आएगी। इस प्रकार का विचार है उनकी, रुचियां उनकी, इस प्रकार का जो बात करने का ढंग है उनका। कहते हैं कि काम तो करने से आता है, नसीहतों से नहीं, शिक्षा से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, तो आपने ठीक कहा, बजा मतलब अच्छा, उचित बात कही है आपने। पर ये तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की और इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। कहा कि जब आप दादा, जो पिताजी जब काम किया करते थे तो भट्टी की ओर फिर बैठा करते थे या बनाया करते थे, उसमें कुछ तो कहा होगा, उन्होंने बताया होगा कि भाई ऐसे बनाते हैं रोटी, ऐसे सिकाई करते हैं, अग्नि इतने रखते हैं, रोटी को इस तरह घुमाया जाता है, फिराया जाता है, ये कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कश खींचे, कश खाई के बीड़ी पी रहे थे वो, अर्थात बातों में उन्होंने दो तीन कश खींच गए, फिर गला साफ किया, फिर पी गए और बीड़ी पी के गला साफ किया करके, और बड़े अंदाज से बोले, थोड़ा जोर आ गया, ताकत आ गई, थोड़ी शक्ति आ गई। अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, सिखाता है ना बच्चा, उस्ताद होता है मास्टर, उस्ताद यानी गुरुजी, तो वह बच्चों को सिखाते हैं कि बोल कहे अलिफ, हमारे हिंदी में से बे से वो ये होता है ना, अंग्रेजी में से ABCD होता है, उसी प्रकार से उर्दू के अंदर बोलो अलिफ, सिखाता बच्चा,
बच्चा कहता है अलिफ, जैसे गुरुजी बोलते हैं बच्चा वैसे बोलता है, बच्चा उसके वो करता है, क्या नाम से कहा है बे, दूसरा शब्द इसमें उर्दू का जो इनकी वर्तनी है वर्णमाला है, उसमें अलिफ, अलिफ के बाद बे, और बच्चा कहता है बे, जैसे हमारा बोलते ना, बोलो ए, बोलो आ, बोलो ई, बोलो ए, बड़ी, इस प्रकार से उर्दू में सब सिखाए जाते हैं। अंग्रेजी में सिखाते हैं आपको, आपने सीखे होंगे अंग्रेजी में, शुरू में जब पढ़ने जाते हो या जब नर्सरी पढ़ते होंगे तो बोलो बोलो ए अंग्रेजी में, बी सी डी, ऐसे थोड़ा याद होती है, और फिर एक प्रकार पूरी वो जो उसकी वर्णमाला है वो आपको याद हो जाती है। जिम, उसके बे के बाद आता है जिम, बच्चा कहता है जिम, जैसे गुरुजी बोलते हैं, जैसे मास्टर जी बोलते हैं, जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का अनुसरण बच्चे करते हैं। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ से पकड़ता है और शागिर्द चुपचाप प्रवान करता है। तब शागिर्द का प्रवान मतलब उन्नति करना, समझे साहिब, ऐसे बातों बातों में बातें चल रही है और अपने जो काम कर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज देने लगी। सामने से रोज मीर साहब निकलते होंगे, रोज बातें होती होगी उनकी, तो बातों बातों में इधर बात चली रही है, पत्रकार साहब से बात हो रही है उनकी, और दूसरा ध्यान भी और रख रहे हैं, अपने जो आसपास के लोगों का भी ध्यान है, उनका कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और अपने जो काम करने वाले हैं उनका भी अपना ध्यान जा रहा है। इस प्रकार से वो सामने निकले कौन, मीर साहब, तो उन्होंने आवाज डाली। क्या आवाज डाली? कहो भाई मीर साहब, सुबह ने आना हुआ। ये सुबह सुबह हो जाते होंगे, आज नहीं आ रहे, आए होंगे, आज कोई कारण होगा उनका, हो जाता है काम लेट से, तो आज आपका आना नहीं हुआ। सुबह ना आना क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मीर साहब ने सिर हिलाया, अर्थात सामने इनको देखा मियां नसीरुद्दीन की ओर, और अपना सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, और आगे जा रहे होंगे, थोड़ा काम होगा कहीं, अभी लौट के आते हैं बताएंगे क्यों नहीं आए, क्यों लेट से आए, क्यों देरी से आए, क्या काम था ऐसा, या क्या घर पे क्यों देरी हो गई, जो भी कारण रहा होगा मीर साहब आके बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, फिर वापस पत्रकार से बात लग गए। पत्रकार साहब से कहते हैं कि आप दूसरी जो पढ़ाई जो बारे में बात कर रहे थे, पढ़ाई और कैसे सीखा आपने, या अपने जो खानदानी वो है क्या नाम से रोटी बनाने काम, वो उसे सीखा, तो फिर से प्रश्न पूछा। इस बार मियां नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात जानते हो ना, सुकरात जो बहुत ही हमारे साहित्य के अंदर, सॉरी इसमें प्रकृतिवादी थे वो, और मनोविश्लेषक थे सुकरात, तो उनकी तरह सिर हिलाया। हाँ हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए, अर्थात वो पढ़ाई सी जो सीखी जाती है, अर्थात जो आप देख रहे हो ना, इसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात होगा, लेकिन अब बातें हैं, पाठ लिखा है, कहानी लिखी है, और ऐसी ऐसी बातें जो पत्रकार जो पूछते हैं और जो जवाब देते हैं, किस तरह से लोगों से जवाब उनसे मिलते हैं, वो सारी बातें आप देख रहे हो, है ना। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चे को मदरसा होता है स्कूल, स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में भेजने के बाद बच्चा जाता है, न कच्ची में बैठा, न बैठा हो पक्की में, न दूसरी में, न छोटी क्लास में बैठा, नर्सरी में बैठा, न क्या नाम से केजी में, एलकेजी में, या कच्ची पक्की से गाँव में बोलते हैं, कौन सी पढ़ रहा है, कच्ची में पढ़ रहा है पक्की में पढ़ रहा है, तो और न दूसरी में, और जा बैठा तीसरे में, और सीधा तीसरी क्लास में जा बैठा दिया, यानी घर पर सीखता रहा, पढ़ता रहा, नहीं पढ़ता रहा होगा, लेकिन बड़ा हो गया बच्चा, और बड़ा होने के बाद उसको तीसरी कक्षा में जा बैठाया। चलता है, गाँव में होता है सारा, है ना, पहले हुआ करता था, आज भी वो करते थे ऐसा, बच्चों को एक साथ तीसरी में दूसरी बैठा देते हैं। हम ये पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ उन तीनों क्लास होगा, अर्थात जब वो पढ़ाया नहीं, तीसरी जगह बैठाया, उसको दूसरी बैठाया, तो पहली जो क्लासें थी उसकी नर्सरी हुई, या चाहे नाम से वो केजी ग्रुप हुआ, या एलकेजी हुआ, एचकेजी हुआ, कच्ची हुई, पक्की हुई, पहली हुई, दूसरी हुई, उन क्लासों क्या हुआ, पढ़ी नहीं उसने, तीसरी में कैसे बैठ गया, इस तरह का प्रश्न पूछा उन्होंने। अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमें प्रदान करें, अर्थात वो कहेंगे, वो कोई बात कहेंगे हमसे और पूछेंगे प्रश्न, लेकिन जो बात है वो हमसे कहते रहे, हमसे पूछते रहे, हमसे जवाब करते रहे। आप ही बताइए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ है? ये बात मेरी समझ के बाहर है, इस तरह की भी बात चल रही है, थोड़ा सा बचा पढ़, और कल इसको पढ़ेंगे, बेटा टाइम हो गया आज, है ना, ठीक है।
बात समझ में आ रही है आपको मेरी? गगन, यस सर। नरोत्रा, यस सर। यस सर। आ रही बेटा? यस सर। समझ आ रहे? नहीं आए तो दोबारा जिस दिन का होता ना वो बता देंगे आप, कोई बात अगर रह जाए बीच में, ये तो ऑनलाइन सिस्टम है ना, तो ठीक है। यस सर। कल तो क्लास है नहीं अब तो आपकी, अब तो मंडे को हो जाएगी क्लास है ना बेटा, मंडे को मिलेंगे हम, ठीक है, इस पार्ट को पूरा करेंगे।